नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में। रूस के द्वारा कैंसर की एक वैक्सीन खोजी गई है। जो प्री क्लिनिकल ट्रायल जो भी थे वो सभी सक्सेसफुल रहे हैं, यानी 100% एक उम्मीद कैंसर के उपचार में दिखी है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि कैंसर इस समय दुनिया की सबसे घातक बीमारी है। लाखों लोगों की जान प्रति वर्ष पूरी दुनिया में कैंसर के कारण जाती है, यानी ये लोगों की मौत का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी बीमारी है। अगर इस बीमारी का इलाज संभव हो पाता है तो फिर मानिए कि आपने एक वास्तव में चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। कैंसर का नाम सुनते ही किसी भी व्यक्ति की पूरी तरीके से सांसें फूल जाती हैं, उसकी फैमिली पूरी तरीके से परेशान हो जाती है और आगे लड़ने के लिए हतोत्साहित हो जाती है। लेकिन अगर इस बीमारी को वैक्सीन के माध्यम से रोका जा सके, इसके प्रसार को रोका जा सके, इसका इलाज किया जा सके, तो इससे अच्छी बात सुनने में नहीं हो सकती है। तो आज हम कैंसर के बारे में पूरी बात आपको बताएंगे। सबसे पहले इस वैक्सीन के बारे में बताएंगे, ये वैक्सीन है क्या, इसकी क्या संभावनाएं हैं और रसिया ने कहां तक इस पर उपलब्धि हासिल कर ली है, भारत में क्या संभावनाएं आगे बन सकती हैं। दूसरी बात, कैंसर पर भी WHO की पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। भारत में कौन से कैंसर सबसे ज़्यादा है, इलाज की प्रक्रिया में अभी तक क्या क्या चलता है, यानी आपको पूरा एक A to Z एनालिसिस यहाँ पर कैंसर के बारे में आज मिल जाएगा। तो सबसे पहले खबर को सुनिए कि यहाँ पर जो वैक्सीन है उसका नाम है एंटेरोमिक्स और रूस के द्वारा ये डेवलप की गई है। रूस के द्वारा डेवलप की गई है। रसिया कैंसर वैक्सीन अचीव 100% एफिशिएंसी इन क्लिनिकल ट्रायल्स। यहाँ पर देखिए, अगर 100% एफिशिएंसी की बात हो रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैक्सीन बनाने का प्रयास कई देशों ने पहले भी किया है, रूस बहुत समय से इस पर लगा हुआ था, लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सभी अखबारों में ये सुर्खियों में है। इंडिया टुडे लिखते हैं, रशियन साइंटिस्ट से कैंसर वैक्सीन रेडी फॉर यूज आफ्टर सक्सेसफुल ट्रायल्स। अब देखिए, यहां पर आपको पूरी खबर ये बताते हैं कि रूस की जो फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी है FMBA, इसके द्वारा यहां इस खबर को छापा गया है। यहाँ की समाचार एजेंसी है रशियन न्यूज एजेंसी टास्क जो है, इसमें एक चीफ एडिटर है FMBA की वेरोनिका स्कोरतोर्सोवा। इनके द्वारा ये पूरी खबर को कवर किया गया। इन्होंने कहा है, यहाँ ये पूरा इसके बारे में इंट्रोडक्शन बता रही है और ये कह रही है, द रिसर्च स्पेंड सेवरल ईयर्स विद द लास्ट 3 डेडिकेट टू मैंडेटरी प्री क्लिनिकल स्टडीज। यानी कई सालों से इस पर ये काम कर रही थी, प्री क्लिनिकल स्टडी इसकी की गई थी और द वैक्सीन इज नाउ रेडी फॉर यूज, वी आर अवेटिंग ऑफिशियल अप्रूवल। यानी जो इसके क्लिनिकल टेस्ट होने थे, जो भी इसके परीक्षण होने थे, वो सभी पूरे हो चुके हैं। अब केवल ऑफिशियल अप्रूवल की बात हो रही है। यानी रसिया पूरे कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है कि इस वैक्सीन को हमने सफलतापूर्वक बना लिया है और इसके जो टेस्ट किए गए हैं उनकी भी इन्होंने पूरी जानकारी दी है और लगभग ये कह रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया इस पर कैसे विश्वास करेगी। तो ये पूरा डेटा दे रहे हैं, 60 से 80% जो है इसमें सफलता इनको मिली। यानी जो 60 से 80% लोगों पर ट्यूमर पर जब इसका उपयोग किया गया तो उसमें रिडक्शन मिला, ट्यूमर को इन्होंने नष्ट कर दिया 60 से 80% तक। देखिए यहां पर खबर देखिए, इस वैक्सीन को बनाया गया है mRNA से। तो इन्होंने कहा है mRNA टेक्निक, जिसके माध्यम से रूस ने कोविड-19 वैक्सीन भी बनाई थी। mRNA का मतलब देखिए, हमारे शरीर में जेनेटिक मटेरियल होते हैं DNA और RNA। DNA का मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। RNA के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनमें एक प्रकार mRNA होता है, जिसका मतलब होता है मैसेंजर RNA। तो मैसेंजर RNA जो है उसके द्वारा कोविड वैक्सीन भी रसिया के द्वारा बनाई गई थी और अब ये जो वैक्सीन बनाई गई है एंटेरोमिक्स, इसमें भी mRNA का उपयोग किया गया है। mRNA allows us to design vaccine with surgical precision at a molecular level। यानी ये कह रहे हैं कि जब हम mRNA का उपयोग करते हैं तो उससे हमें फायदा क्या होता है,
इससे हम जो मॉलिक्यूलर लेवल है, अणु स्तर पर जाकर, यानी जो सेल्स हैं उनके स्तर पर जाकर प्रिसिशन जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं, या फिर हम प्रिसिशन टारगेट कर सकते हैं। दूसरी बात, इन थ्योरी वी आर ट्रेनिंग द सिस्टम टू डू व्हाट कीमो एंड रेडिएशन ट्राई टू ब्रूट फोर्स ओनली द कैंसर सेल, ये एलिमिनेट ओनली द कैंसर सेल। यानी जो इसके अलावा जो कैंसर के इलाज की प्रक्रिया अभी तक चलती है परंपरागत रूप से, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, उसमें ये कहते हैं कि जो सेल्स होती हैं कैंसर सेल्स, उन्हीं को टारगेट कर पाना संभव नहीं होता, बाकी की सेल्स भी प्रभावित होती है। लेकिन हमारी जो थेरेपी है, जो कि एक इम्यून थेरेपी का पार्ट है, आगे चलकर आपको बताएंगे इसके बारे में, इसमें एमआरएनए का उपयोग करके प्रिसिशन टारगेट किया जाता है। मतलब उन्हीं सेल्स को इलाज में लिया जाता है, उन्हीं सेल्स का इलाज किया जाता है जो कैंसर से पीड़ित हैं। स्वस्थ कोशिकाएं जो बाकी की हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं, दिस इज एक्साइटिंग नो डाउट, but until long term data prove Enteromix can outperform existing treatment across diverse population, we must treat it as early stage research। ये प्रिया अरोड़ा है, ये कह रही हैं इंडिया से, ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये अभी कह रहे हैं कि भाई जब तक इसका होगा नहीं ना उपयोग, तब तक आप इसको बहुत ज्यादा एक्साइटस में नहीं हो। लेकिन रसिया के जो दावा है, रसिया ने जिस तरीके से कहा है उस हिसाब से 100% एफिशिएंसी यहाँ पर दिख रही है। दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर WHO कैंसर रिसर्च डिवीजन में यहाँ पर हैं धीरेन भाटिया, ये कह रहे हैं द वे द साइंटिफिक कम्युनिटी वर्क इज दैट व्हेन दे सी 100% एफिशिएंसी इन अ फेज फर्स्ट ट्रायल, देयर आर टू क्वेश्चंस आस्क्ड, व्हाट इज द सैंपल साइज एंड व्हाट इज द एंड पॉइंट। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप 100% एफिशिएंसी की बात करें, यानी एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है कि भाई आप उनसे पूछिए कि आपने सैंपल लेवल फर्स्ट ट्रायल पर कहां तक लिया था और एंड पॉइंट पर कहां तक था, क्या चीजें आपको प्राप्त हुई, तो तब जाकर इन चीजों को सफल माना जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये उनको परखने की क्या है बात कर रहे हैं। चलिए, लेकिन यहां रूस जो कह रहा है, पूरी दुनिया की जो मीडिया है जिस तरीके से कि रूस की गेम चेंजर वैक्सीन एंटीओमिक्स बन चुकी है, 100% इससे ठीक हो जाएगा कैंसर, ये बात फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी FMBA के द्वारा बताई गई है। चलिए, अब इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। देखिए, mRNA जो टेक्निक है, मैं जैसा कि मैंने कहा कोविड-19 वैक्सीन भी इसी से बनाई गई थी। एंटेरोमिक्स, जिसे नेक्स्ट जनरेशन की कैंसर वैक्सीन बताया जा रहा है, वह इम्यूनोथेरेपी सॉल्यूशंस का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे खास तौर पर पूरी सटीकता के साथ कैंसर कोशिकाओं को टारगेट करके और उन्हें खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, इम्यूनोथेरेपी जो शब्द है उसके बारे में समझना, हमारे सभी की बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, यानी एक ऐसी सेल्स होती हैं जैसे बीटा सेल्स होती है, टी सेल्स होती हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता को रखती हैं। यानी हमारे शरीर में जो रोग पहुंचने वाले होते हैं उनसे हमारे शरीर में ही मौजूद सेल्स जो हैं वो लड़ती हैं, उनसे रोगों से हमारी सुरक्षा करती हैं। उनको कहते हैं इम्यून सेल्स, या फिर हम कहेंगे इसको इम्यून सिस्टम होता है, हर व्यक्ति के शरीर में होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये इम्यून सेल्स सही से काम नहीं कर पा रही और आप जल्दी से रोग ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन ये जो वैक्सीन्स हैं ये कैसे काम करती हैं, ये कहते हैं कि इस वैक्सीन्स में हम इम्यून थेरेपी लगाएंगे, इसका मतलब आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूं, इसको समझना ध्यान से, इस पर मैं वापस आऊंगा, पहले इसका जो कार्य करने का तरीका है वो समझना। एंटेरोमिक्स कैसे काम करेगी, सबसे पहला स्टेप होगा mRNA डिलीवरी, यानी एक या एक से ज्यादा ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस को एनकोड करने वाले मैसेंजर आरएनए के एक सिंथेटिक स्ट्रैंड को मरीज में इंजेक्ट किया जाता है। कहने का मतलब आपके शरीर में एक mRNA भेजा जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड mRNA भेजा जाएगा, और ये जो mRNA है वो ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस को एनकोड करने के लिए होता है। मतलब जिस जगह कैंसर कोशिकाएं होंगी, जहां पर ट्यूमर होता है, उसको एनकोड करने के लिए mRNA भेजते हैं। क्या भेजते हैं, mRNA जो कि क्या है, एक मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सेल्यूलर अपटेक का मतलब है कि शरीर के जो सेल्स हैं mRNA को एब्जॉर्ब करते हैं और एनकोडेड प्रोटीन को प्रोड्यूस करती हैं।
ठीक है, यानी जो आपने एमआरएनए भेजा उसको आपकी सेल्स क्या कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगी। अवशोषित करेंगी तो उसमें एमआरएनए जो एंटीजेंस निकालता है, जो प्रोटीन होती है उसमें, उसको प्रोड्यूस करेगा, एंटीजेंस को निकालेगा। ये प्रोटीन सेल्स या कोशिकाओं की सतह पर नजर आते हैं। यहाँ टी कोशिकाएं इनकी पहचान करती हैं। यानी आपका इसमें इम्यून एक्टिवेशन किस तरीके से होगा, जो प्रोटीन जो है, जो एंटीजेंस जो है, जो एब्जॉर्ब किए गए, वो सेल्स पर नजर आ जाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम उसको पहचान जाएगा और फिर इस पर टारगेटेड अटैक होगा। यानी इम्यून सिस्टम कैंसर से जुड़े एंटीजेंस को प्रदर्शित करने वाली कोशिकाओं पर टारगेट करके हमला करता है और उनको पूरी तरह से नष्ट कर देगा। समझ गए बात। यहां पर देखिए, सिंपल भाषा में मैं कहूं कि आपकी बॉडी में एमआरएनए को भेजा जाएगा। एमआरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड का मतलब, जैसे डीएनए डबल हेलिक्स में होता है, एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंड में होता है। सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए जो है आपकी बॉडी में भेजेंगे। इस बॉडी में एमआरएनए जब जाएगा, इस एमआरएनए को सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। सेल्स जब इसको अपटेक करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, तो यहां पर एमआरएनए जो है अपने अंदर जो एनकोडेड एंटीजेंस है, उस एंटीजेंस को इस पर छोड़ेगा और उस एंटीजन से आपकी जो सेल्स हैं, यानी जो प्रोटीन सेल्स हैं, वो इसको पहचान लेती हैं और आपकी जो टी सेल्स जो हैं उनको पहचान कर उसको नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देती हैं। कहने का मतलब कैंसर कोशिकाएं और स्वस्थ कोशिकाएं दोनों में अंतर हो जाएगा इनके माध्यम से, और कैंसर कोशिकाओं की इलाज की प्रक्रिया ये इम्यून सिस्टम शुरू कर देगा। तो ये है इस वैक्सीन की पूरी प्रोसेस, जिस तरीके से काम किए जाने की संभावना है, जिसमें ये बता रहे हैं। यहां पर देखिए आप कि ये जो खोज है ये खास कैसे है। अभी तक रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी के माध्यम से इलाज किया जा रहा है। ये इलाज अगर मान लीजिए कैंसर फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में है तो संभावना काफी कुछ बन जाती है कैंसर के इलाज की, लेकिन जैसे ही कैंसर थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में पहुंचता है, इलाज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फोर्थ स्टेज में तो ये मान के चलिए मैक्सिमम जो मरीज हैं उनकी डेथ हो जाती है। लाखों करोड़ों लोग कैंसर से प्रति वर्ष प्रभावित होते हैं। अब जो कैंसर से प्रभावित लाखों लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, और इसीलिए और दूसरी बात, इसकी इलाज प्रक्रिया बहुत खर्चीली है। तो इसलिए जो आम आदमी है वो कैंसर से बहुत ज्यादा प्रताड़ित होता है, उसकी फैमिली प्रताड़ित होती है। एक व्यक्ति को अगर कैंसर हो जाता है तो उसकी इलाज प्रक्रिया में ये मान के चलिए उसकी पूरी फैमिली फिर बाद में परेशान रहती है और व्यक्ति को बचा भी नहीं पाती है। तो अगर एक वैक्सीन यहाँ पर प्रोसेस में काम आ जाती है तो मान के चलिए ये उन परिवारों के लिए, आम आदमी के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक रामबाण साबित होगा। चलिए अब आगे आपको बताते हैं। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट इसमें रिपोर्ट देखें कि भाई कौन कौन से कैंसर पर अभी ये दावा कर रहे हैं। वैसे तो अगर हम रूस की बात करें तो रूस ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इन्होंने कहा है कि जो बड़ी आंत का कैंसर होता है, बड़ी आंत का, जिसको हम कहते हैं कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है, उसमें ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है। बाकी इसका फेफड़े के कैंसर यानी लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और पैनक्रियाज कैंसर, इन सभी में ये सहायक होगी ऐसा माना जा रहा है। सर्जरी के बाद थेरेपी हासिल करने वाले मरीज जो हैं उनमें ये सहायक होगी। वंशानुगत कैंसर सिंड्रोम यानी जो जेनेटिक कैंसर सिंड्रोम है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, उनके लिए ये सहायक होगी। कीमोथेरेपी प्रतिरोधी कैंसर से पीड़ित रोगी, यानी जिन लोगों के कीमोथेरेपी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, रेसिस्टेंसी हो गई है, उनमें ये काम कर पाएगी। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीज जो पारंपरिक उपचारों को सहन नहीं कर पाते, उनमें ये बहुत ज्यादा कारगर होगी। जैसे कई लोगों के शरीर की स्थिति ऐसी होती है, शारीरिक स्थिति, कि उनको कीमोथेरेपी दी जाए, रेडिएशन थेरेपी दी जाए तो वो और जल्दी मर जाते हैं। यानी कैंसर से जो हो सकता है उनको मरने में समय लगता, लेकिन रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी लगाने के बाद उनके जो शरीर की गिरावट है वो जल्दी होने लगती है और उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर होने वाली है। सफलता की दर की बात करें तो रूस ने तो दावा किया है भाई 100% तक ये इसकी एफिशिएंट है, यानी 100% इससे इलाज हो पाएगा। अब आप समझिए कैंसर की कुछ बेसिक बातें समझिए। सबसे पहली बात कि कैंसर है क्या। देखिए कैंसर की जो सेल्स होती हैं वो
हर व्यक्ति के शरीर में पाई जाती हैं, यानी अलग से कहीं कैंसर सेल्स डेवलप नहीं होती, हमारे सबके शरीर में कैंसर सेल्स होती हैं। बस समय आने पर या फिर किन्हीं बाह्य कारणों से आपकी दिनचर्या, आपके खान पान, जो भी आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट जो आप इनटेक कर रहे हैं अंदर शरीर में, हो सकता है पॉल्यूशन हो, कुछ किन्हीं भी कारणों से ये जो सेल्स हैं वो अपनी उस स्थिति में आ जाती हैं जो कैंसर का कारण बनती हैं। कैसे? ये सेल्स ग्रोथ करने लगती हैं, मल्टीपल ग्रोथ में आ जाती हैं, या फिर हम कहें बहुत ज़्यादा तेजी से गति करने अपनी ग्रोथ करने लगती हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और धीरे धीरे इन सेल्स के टिश्यूज बनते हैं, इनकी गांठ बन जाती हैं। बात समझ में आई? यानी सेल्स सभी बॉडीज में है, सभी के शरीर में है, लेकिन बाह्य कारणों से, एनवायरमेंटल कारणों से, खान पीन से आपकी वो सेल्स जो है इस कंडीशन में आ जाती हैं, एक्साइटमेंट में आ जाती हैं कि उनकी ग्रोथ होने लगती है, बढ़ने लगती है, उनकी संख्या बढ़ने लगती है। संख्या बढ़ती है तो उससे गांठ बन जाती है टिश्यूज की, और फिर उसी को हम कहते हैं सेल्स। यानी किसी सेल्स का अचानक तेजी से बढ़ना, ट्यूमर का रूप ले लेना ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। चलिए, अब कैंसर की कई स्थितियां, आप कैंसर से संबंधित कुछ तकनीकी शब्द आप हमेशा ध्यान रखें। जैसे कि कैंसर हो सकता है, कैंसर एक ही जगह पर फैला है। मान लो कैंसर की कोई एक जगह पर गांठ हुई और उसमें कोई पेन या किसी के कारण आपको पता लग गया, आपने डॉक्टर से इलाज करवा लिया, तो वो तो आपकी एक सामान्य स्थिति हो गई, फर्स्ट स्टेज हो गई। लेकिन जब कैंसर एक जगह से शरीर के दूसरी जगहों पर फैलने लगता है तो उस स्थिति को कहते हैं मेटास्टेटिस, और ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें कैंसर कोशिकाएं अपने मूल स्थान से शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचने लगती हैं, और इसी को कहते हैं हम इन्वेशन, यानी कैंसर कोशिकाओं द्वारा आसपास के सामान्य ऊतकों में घुसपैठ कर लेना। ये क्या कहलाता है? इन्वेशन कहलाता है। और जब इन्वेशन हो जाता है तो ट्यूमर बनता है। क्या बनेगा? ट्यूमर। तो ये टेक्निकल टर्म्स आप इसमें ध्यान रखें। फिर आता है कैंसर के फैलने के हिसाब से आप इसे दो प्रकार से और डिवाइड कर सकते हैं, कार्सिनोमा और सरकोमा। ये आप देखिए, पहले यहां पर मैं अंतर बता देता हूं। कार्सिनोमा कैंसर का सबसे सामान्य प्रकार है। ये कहां पर होता है? आपके जो एपिथेलियल टिश्यूज है या सेल्स हैं उनमें होता है। एपिथेलियल टिश्यूज जनरली शरीर के जो बाहरी जो हिस्से होते हैं उनमें पाए जाते हैं, उपकला ऊतक कहते हैं इनको, ठीक है। तो शरीर के जो अंग हैं आपके आंतरिक बाहरी सतहों पर, वहां पर ये पाए जाते हैं, वहां से कैंसर स्टार्ट होता है। जैसे मान लो आपके जो ऑर्गन्स हैं, फेफड़े हो गए, आप ब्रेस्ट हो गई, प्रोस्टेट हो गया, कोलन हो गया, यानी आंत जो है, त्वचा है, इन सब में अगर कैंसर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? कार्सिनोमा। सरकोमा का मतलब है जो संयोजी ऊतकों के माध्यम से फैले। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यूज। देखिए दो, एक तो उपकला ऊतक हो गए, दूसरे क्या हो गए? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक आपकी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, हड्डियां हो गई, ठीक है। तो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, फैट, रक्त वाहिकाएं, नसें, अगर इनके माध्यम से कैंसर फैल रहा है, इनमें फैल रहा है, तो उसको हम स्थिति को क्या कहते हैं? सरकोमा। क्या कहते हैं? सरकोमा। तो कहने का मतलब अलग अलग स्थिति में कैंसर फैलता है। और यहां पर एक शब्द आता है कार्सिनोमा इन सिटू, यानी कैंसर कोशिकाएं जो अपने मूल स्थान पर ही सीमित रहती हैं, शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलती, तो उनको क्या कहेंगे हम? कार्सिनोमा इन सिटू। एक होता है ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन का मतलब ऐसे जीन जो कैंसर कोशिकाओं को फैलाते हैं, जीन की बात कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरीके से आपको कुछ टर्मिनोलॉजी भी याद रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखिए एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, आईएआरसी। आईएआरसी के अनुसार इन्होंने 2022 में कहा कि दुनिया में लगभग 36 प्रकार के कैंसर दर्ज किए गए हैं। लगभग कितने प्रकार के हैं? 36 प्रकार के। इनमें से 10 मोस्ट जो कॉमन कैंसर हैं वो है, एक तो लंग कैंसर हो गया, लंग यानी आपके फेफड़ों में फैलने वाला कैंसर किसी व्यक्ति के। एक हो गया कोलोरेक्टल कैंसर, यानी बड़ी आंत में, इसी का मुख्य इलाज इस वैक्सीन से किया जाएगा। ब्लैडर कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, मेलेनोमा, मेलेनोमा का मतलब है आपकी जो स्किन है उसमें फैलने वाला कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया, ठीक है, ये आपके यूटेरस से रिलेटेड है। किडनी कैंसर हो गया, किडनी में, पैनक्रियाज जो कि आपका अग्नाशय है, और फिर ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, और फिर थायराइड कैंसर जो थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड होता है। ये मोस्ट जो मतलब कह सकते हैं मुख्यतः 10 कैंसर हैं, प्रकार हैं 10 कैंसर के जो मुख्यतः दुनिया में फैलते हैं, ये वाले। अब आप इसमें आप कंट्रीज भी देखिए, इस पूरी दुनिया में अगर आप देखें कि पूरी दुनिया में कैंसर से पीड़ित लोग हैं, लेकिन अगर आप कंट्री वाइज ये देखें कि कौन से देश में किस प्रकार का कैंसर सबसे ज्यादा फैलता है, तो यहां पर देखिए, जैसे मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया आपको
पूरा पिंक दिख रहा होगा, और पिंक का मतलब है ब्रेस्ट, यानी 11.6% जो है इस पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं, और भारत सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर वाले उसमें आता है। अब ब्रेस्ट कैंसर हालांकि महिलाओं में फैलता है, पुरुषों की अगर हम बात करेंगे तो पुरुषों में लंग कैंसर सबसे ज्यादा है। लंग कैंसर जो आपको ये ब्लू वाले ये दिख रहे होंगे, ये जैसे कि ये वाला वो है चाइना में, इनमें सब में क्या है, लंग कैंसर सबसे ज्यादा है। तो पूरी दुनिया में अलग अलग टाइप के कैंसर हर देश में लोगों को इफेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जो कैंसर फैलता है वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर यानी 15.3% लोगों में, प्रोस्टेट कैंसर 14.2, ठीक है। इस तरीके से कोलेरेक्टम जो है वो 10.4%। 10.3 मिलियन केस नए आते हैं हर साल। 10.3 मिलियन का मतलब ये संख्या आपकी किस में पहुंच गई, करोड़ों में पहुंच गई। और इनमें से मर कितने जाते हैं, 5.4 मिलियन की डेथ हो जाती है। बहुत ही भयानक आंकड़ा है कि कितने लोगों की हर साल डेथ होती है। भारत की हम बात करें तो भारत में फेफड़ा यानी लंग कैंसर जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है पुरुषों में। स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। भारत में पुरुषों में दूसरे स्थान पर जो कैंसर है वो आपका होता है मुंह का कैंसर, यानी माउथ कैविटी में जो कैंसर होता है वो होता है। महिलाओं में तीसरा स्थान आता है सर्विक्स कैंसर का, समझ गए। प्रोस्टेट कैंसर जो है वो पुरुषों में बहुत ज्यादा फैलता है। तो ये आंकड़े जो है WHO के हैं। अब इसमें आप कुछ चीजें और समझिए कि कैंसर पहले क्या होता था कि हम कम सुनते थे कि भाई उस गांव में किसी को कैंसर हो गया, आसपास उसको कैंसर हो गया। लेकिन आजकल कैंसर का लेवल, कैंसर का प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा है। इवन पहले बड़ी जो आयु के जो लोग थे उन्हीं में होता था, छोटे बच्चों में नहीं होता था। लेकिन अब बच्चों में भी कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है। आप आंकड़े देखें, भारत में हर घंटे 6 बच्चे कैंसर मरीज बन रहे हैं। हर घंटे में 6 बच्चों के हो रहा है। 50,000 बच्चे हर साल भारत में कैंसर के शिकार होते हैं। 80% बच्चे विकसित देशों में कैंसर से बचा लिए जाते हैं, जबकि भारत में बचाने की जो वो है 30% है। यानी बच्चों में भी 50,000 बच्चे हर साल हमारे यहाँ पर कैंसर से पीड़ित होते हैं, जिनमें से हम 30% को बचा पाते हैं, जबकि दुनिया में ये रेशियो कितना है, 80%। 43.2% बच्चे ब्लड कैंसर की चपेट में हैं, यानी इनमें से मैक्सिमम जो बच्चों में कैंसर फैल रहा है वो कौन सा है, ब्लड कैंसर। 39.2% कैंसर ग्रसित बच्चियों को ल्यूकेमिया की बीमारी है। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर की बात हो गई। और 16.4% कैंसर ग्रसित लड़के और 7.6% लड़कियां लिम्फोमा से जूझ रही हैं। तो ये आंकड़े जो हैं बच्चों पर हैरान करने वाले हैं। कैंसर की अगर कोई वजह ढूंढे, वैसे तो देखिए कैंसर की कोई निश्चित वजह नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं, कुछ खाते पीते भी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उनको कैंसर हो रहा है। उसका कारण है कि वो ऐसी चीजों में जो कैंसर जो एलिमेंट्स हैं वो पहुंच रहे हैं उनको। जैसे कि आप गेहूं खाते हैं, चावल खा रहे हैं, तो फसलों के माध्यम से, कीटनाशक के माध्यम से भी आपके शरीर में पहुंच रहे हैं, जिनसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बढ़ता मोटापा, आप सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, मोटापा है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फल सब्जियां कम खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, ये मुख्यतः 5 कारण इसमें माने जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, 2025 तक भारत में होंगे 15,70,000 कैंसर के मरीज, यानी कैंसर के मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में सबसे ज्यादा 33% कैंसर तंबाकू से होते हैं, और उसके वही 5 कारण मैंने आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तक देखिए कैंसर के उपचार की जो प्रक्रियाएं हैं उन पर नजर डालिए आप। अभी तक सबसे पहले कैंसर का उपचार होता था सर्जरी के माध्यम से, और सर्जरी के माध्यम से जब होगा जब आपको कैंसर के ट्यूमर का पता लग जाएगा। तो ये एक हमारे पास में पहले कोई दूसरी प्रक्रिया थी नहीं, तो हम केवल सर्जरी यानी हम ऑपरेशन के माध्यम से ट्यूमर को निकालते थे। जब आप ऑपरेशन के माध्यम से ट्यूमर को निकाल रहे हो तो देखिए कैंसर फैलता है सेल्स लेवल पर, कोशिका स्तर पर। कोशिकाओं का आकार इतना छोटा है कि वो आपको दिखाई भी नहीं दे रही, इस आकार में होती है, 10⁻⁻6 मीटर से लेकर 10⁻⁸ मीटर, आंखों से दिखाई नहीं दे रही। तो जो सेल्स आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रही, तो ऑपरेशन के समय इसकी क्या गारंटी है कि कोई सेल, कैंसर वाली सेल अंदर नहीं रही होगी। डेफिनेटली जब ऑपरेशन किया जाता है, शल्य क्रिया की जाती है, तो कैंसर ग्रसित कोशिकाएं अंदर छूट जाती हैं, और वो कोशिकाएं फिर वापस से ग्रोथ करने लगती हैं। तो शल्य क्रिया से कैंसर का इलाज कभी भी नहीं हो पाता। फिर आई विकिरण यानी रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी के द्वारा
जो गामा किरणें होती हैं, एक्सरे होती हैं, हाई एनर्जी रेडिएशंस, उनको कैंसर के ट्यूमर पर डाला जाता है। जिस जगह कैंसर का ट्यूमर होता है वहां पर इनको डाला जाता है। ये हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी रेडिएशन से, तो इस एनर्जी रेडिएशन से वो कैंसर सेल्स नष्ट होने लगती हैं, जलने लगती हैं, उनका पोषण जो है उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता, वो मरने लगती हैं क्योंकि बर्न हो रही हैं। लेकिन यहां पर क्या है, ये टारगेटेड इलाज नहीं है, लक्षित इलाज नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आप पर्टिकुलर उसी सेल्स को कभी टारगेट नहीं कर पाओगे जो कैंसर ग्रसित कोशिका है, क्योंकि ये इतनी छोटी है कि आप उस सेल को एक को मारोगे तो उसके आसपास हजारों सेल स्वस्थ कोशिकाएं भी मर जाएंगी। तो रेडिएशन थेरेपी से खूब बचाव किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी में कोशिश की जाती है लक्षित इलाज किया जाए, उसी जगह पर पर्टिकुलर रेडिएशन डाली जाए, लेकिन फिर भी पूरी बॉडी पर इंपैक्ट होते हैं, इसके दुष्प्रभाव होते हैं। फिर आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हाई डोज की दवाइयां दी जाती हैं। अब दवाइयां जब आप ओरली ले रहे हैं, मुख के माध्यम से दवाई ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, और वो हाई डोज की हैं, तो आपकी शरीर में गर्मी पैदा करेंगी, कैंसर सेल्स को मारेंगी, लेकिन वो निश्चित रूप से स्वस्थ कोशिकाओं को भी मारती हैं। तो कीमोथेरेपी से ज्यादा इंपैक्ट, ज्यादा दुष्प्रभाव पूरी बॉडी पर होते हैं। और आजकल डॉक्टर कैंसर का इलाज रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी दोनों को मिक्सअप के माध्यम से करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसको रेडियोथेरेपी की जरूरत है या कीमोथेरेपी या दोनों की। तो इस तरीके से इलाज अभी तक हो रहा है और यही कारगर अभी आपके पास में विधियां हैं। ठीक है, एक नई प्रोसेस खोजी गई जिसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी के बहुत दुष्प्रभाव हैं, जो मैं आपको अभी बता रहा था। एक हार्मोन थेरेपी, एक नया प्रोसेस खोजा गया। इसमें उन कैंसर का इलाज किया जाता है जो हार्मोन्स के कारण फैलते हैं, जैसे कि आपके स्तन कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया। इसमें हार्मोन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और हाल ही में नया प्रोसेस खोजा गया इम्यूनोथेरेपी। जैसे कि अभी जो वैक्सीन बनाई है वो इम्यूनोथेरेपी पर आधारित है। इम्यूनोथेरेपी पर आधारित एक तकनीक खोजी गई जिसे कहते हैं कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपी जो है, इसमें भी यही प्रोसेस होता है। इसमें क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति के ब्लड में से टी सेल्स निकाली जाती हैं। टी सेल्स जो कि प्रतिरक्षा तंत्र को बनाती हैं, जो मैं पहले बता रहा था आपको, वो टी सेल्स बाहर निकाली जाती हैं। फिर उनमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जाता है, मतलब आनुवांशिक रूप से कुछ परिवर्तन किया जाता है। उनको कैंसर कोशिकाओं को ढूंढने और उनसे लड़ने योग्य बनाया जाता है, और वापस से उसी व्यक्ति के शरीर में उन सेल्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है। समझ गए बात? रक्त में से सेल निकालेंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे, कैंसर से लड़ने योग्य बनाएंगे और वापस शरीर में भेज देंगे। तो वो शरीर के अंदर वो कोशिकाएं फैल जाती हैं और फिर कैंसर ग्रसित कोशिकाओं से लड़ती रहती हैं। इसको कहते हैं कार टी सेल थेरेपी, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। ठीक है, ये कहा जाता है। तो ये कैंसर के इलाज की सारी प्रक्रिया अभी चल रही हैं। और लेकिन अगर वैक्सीन के माध्यम से ये चीज होती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी वैक्सीन जो बताई जा रही है उसकी कीमत लगभग 3 लाख के आसपास बताई जा रही है, रूबल में, जो रसिया की करेंसी है। भारत में ये लगभग 3.25 लाख के आसपास पड़ेगी अगर ये परफेक्ट रूप से मार्केट में उपलब्ध होती है तो। लेकिन अगर वैक्सीन से ये कवर हो जाता है तो 3.25 लाख रुपए ज्यादा नहीं है, क्योंकि कैंसर का जो इलाज की प्रक्रिया है वो बहुत प्रताड़ित करने वाली होती है, परिवार को, समाज को तोड़ने वाली होती है। तो ये था दोस्तों आज की जानकारी। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, बेहतर जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।